हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर। आज मैं आप सभी के लिए सीटेट 2018 के प्रीवियस ईयर लेके आई हूँ। इसमें सीडीपी वाला पार्ट रहेगा, बाकी इसके बाद मैं मैथ वाला पार्ट भी अपलोड कर दूँगी। बाकी और भी जो सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, जैसे मैथ है और सीडीपी है, एनवायरनमेंट है, इन सब के पार्ट मैं अलग-अलग अपलोड कर दूँगी और प्लेलिस्ट भी बना दूँगी। अगर आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये पूछ रहा है आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में। इंग्लिश में देखते हैं तो रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का रोल पूछ रहा है, क्या है? चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावी होते हैं। ये तो सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। सीखने और प्रदर्शन की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से, ये देखिए, ये जो दे रहा है ना शब्द, पूरी तरह से, ये कहीं किसी एक चीज़ से पूरी तरह से नहीं हो सकता। अगर ऐसा आप ऑप्शन देखिए तो उसको तुरंत कट कर दीजिएगा, ये ऑप्शन सही नहीं होता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे की किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता, किसी भी आहार से, कोई भी आहार दे दिए, कोई भी देखभाल कर दिए, अगर बीमारी है तो वो ज़रूरी थोड़ी है कि वो दूर हो ही जाएगी बीमारी, तो ये भी नहीं है। 4 देखते हैं। पर्यावरण केवल बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये देख रहे हैं शब्द केवल, ऐसे शब्द जहाँ पे आ जाए ना, केवल एक चीज़ से बच्चे का विकास नहीं हो सकता। बच्चे के विकास के लिए पर्यावरण हो गई, फैमिली हो गया, विद्यालय हो गया, सब कुछ हो उसके लिए अच्छा होना चाहिए, तब विकास होगा। केवल एक चीज़ से अच्छा नहीं हो विकास नहीं हो सकता, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। ये भी गलत हुआ। और इसमें अच्छी देखभाल और से किसी भी जन्मजात विकार को दूर नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। अगर बीमारी है, ज़रूरी नहीं अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार से वो सही ही हो जाए। और ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सीखने और प्रदर्शन की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से, ये इसकी वजह से गलत हो गया, पूरी तरह से। ठीक है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऐसे देख के आप जो है कट कर दीजिएगा पेपर में, जिससे आपको सही आंसर जो है खुद ही मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता है? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन नहीं किया जा सकता है? फिर इसका चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो होगा, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब होता है, नहीं पूछा जाए, ये इस पे ध्यान दीजिएगा। ये नहीं, ये बहुत गलत करवाता है एग्जाम में, इस पे ध्यान देना है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। और बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी सही है। पर्यावरण जो होगा बच्चे उस पर क्रिया तो रिस्पॉन्स तो करेंगे ही, जैसा पर्यावरण होगा, ये भी सही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये जो 3 है ये गलत होगा। इसमें जो सही ऑप्शन होगा, इसमें नहीं पूछा गया है ना, जो सही होगा ये होगा, गलत वाला बताना है इसमें से, गलत वाला बताना है, तो इसमें से ये गलत वाला सही हो जाएगा। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ज़रूरी नहीं बच्चा ऊब भी जाता है निरंतर अभ्यास से। हमेशा अभ्यास ही चलता रहेगा तो बच्चा ऊब भी सकता है। जब बच्चा ऊब जाएगा तो अधिगम कहाँ से होगा? देखिए इंग्लिश में बता देते हैं, लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस। कांस्टेंट प्रैक्टिस से बच्चा ऊब जाता है, ज़रूरी नहीं वो कांस्टेंट कांस्टेंट जब प्रैक्टिस करे, ज़रूरी नहीं उसकी लर्निंग होती ही रहे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। चलिए देखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक मतलब अर्ली स्टेज होता है ये। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, ये होती है सीमा। बच अब अर्ली स्टेज है तो ज़रूरी थोड़ी है वो ज़्यादा देर तक ध्यान केंद्रित कर पाएगा बच्चा। ये है, सीमा है उसकी ये। प्रतीकात्मक विचार का विकास, ये इसकी भी सीमा होती है। प्रतीकात्मक जो विचार है वो भी अनलिमिटेड थोड़ी चलता रहेगा, इसकी भी एक सीमा होती है। अहम मान्यता, ये है, एक सीमा नहीं है, ये इसको नहीं रोकता। इसका जो सही ऑप्शन आंसर होगा वो होगा अहम मान्यता, और अनुत्क्रमणीयता भी नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये रिक्त स्थान है, इसके बाद के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो खेल होता है इसमें से एक के अलावा बाकी खेल जो है बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये बोल रहा है। एक्सेप्ट दिस, ये देखिए ना, एक्सेप्ट इसके अलावा। चलिए देखते हैं 4 का कौन सा सही होगा। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, ये तो खेल से होता ही है। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये भी सही है। जब बच्चे एक्टिविटी करेंगे तो इंद्रियां तो उत्तेजित होंगी ही।
क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो 3 है वो है यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। फोर्थ वाला देखते हैं, वे नए कौशल हासिल करते हैं, ये भी सही है, ये भी नए कौशल जब बच्चे खेलेंगे 4 बच्चों के साथ में रहेंगे तो नए कौशल तो हासिल ही होंगे और सीखते हैं, सीखते भी बच्चे खेल खेल में सीखते भी हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। हाँ, जब खेल ट्रिकी वाला हो तो उनका माइंड चलेगा, उस टाइम पे वो सीखते हैं कि किस सिचुएशन को हैंडल करना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बोल रहा है क्या लाभ नहीं होता खेल से। जो चौथा का सही ऑप्शन होगा वो 3, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ऐसा नहीं होता कि समय बिताने का सुखद तरीका बस यही लाभ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। मतलब इसमें जो आता है ना पेपर, वो इस तरीके से आता है कि सही तो आपको थोड़ा थोड़ा सब लगेगा, लेकिन इसमें से आपको छांटना होता है कि सबसे ज़्यादा सही कौन सा है किसी किसी क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। ये फिर सेकंड देखते हैं सही जवाब क्या है। थर्ड वाला देखते हैं, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। फोर्थ वाला है, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। ये देख रहे हैं वैरायटी, विभिन्न तरीकों से अगर बात कर लिया, जो डिफरेंट वेज होते हैं वही ऑप्शन में ज़्यादातर सही होता है। क्योंकि अगर विभिन्न तरीके हम बोलेंगे, विभिन्न तरीकों से आप लोग सोचिए, तो बच्चे अलग अलग तरीकों को अपने माइंड में लाएंगे और अपने माइंड पे प्रेशर डालेंगे, अलग अलग तरीकों को सोचेंगे, तो इससे ज़्यादा होगा बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए। ये देखिए, ये वर्ड गंभीर रूप से मतलब ज़्यादा किससे होगा, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा होगा। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सॉल्व दिस, ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन, चलिए देखते हैं, एलिमिनेट करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका पहला है करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। क्वेश्चन क्या है, विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे, जिससे प्रगतिशील शिक्षा हो उसका सबसे अच्छा वर्णन है। इसमें कुछ तो अच्छा मिलेगा, लेकिन इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, सबसे अच्छा पूछ रहा है। थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षण इकाइयाँ। फिर थर्ड वाला व्यक्तिगत अधिगम, एक व्यक्तिगत अधिगम वो होता है एक एक बच्चे को पढ़ाना। क्षमता समूह बनाना, क्षमता और किसी भी बच्चे को उसकी क्षमता के हिसाब से बांटना या समूह नहीं बनाना है। छात्रों की लेबलिंग करना, लेबल भी नहीं, आपको पता होगा छात्रों को बांटना बिल्कुल नहीं है, उनको लेबल बिल्कुल नहीं देना है। परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, इसमें देखो क्षमता समूह, इसकी वजह से ये गलत हो गया। रैंकिंग भी नहीं करनी है बच्चों में, इससे उनके अंदर उनका जो माइंड होगा वो नर्वसनेस आएगी, उन्हें हीनता महसूस होगी। ये देखिए इसमें भी रैंकिंग आ गया, ये वाला सही होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सही होगा वो होगा 6 का फर्स्ट वाला। समझे, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, ये सब सही है। बच्चा करके सीखेगा तो उसे एक अनुभव मिलेगा कि किस चीज़ को कैसे, किस काम को कैसे करना है। परियोजना विधि जब वो प्रयोग करेगा तो और उसके दिमाग में सेट हो जाएगा। सहयोग से सीखना, जब बच्चे एक दूसरे में आपस में सहयोग करके सीखेंगे तो सहयोग की भावना विकसित होगी, इसलिए ये सबसे परफेक्ट है। आंसर नंबर ये 1 होगा जो आंसर होगा इसका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। प्रगतिशील शिक्षा जो होती है उसमें कौन सा कथन ये बताएगा कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। चलिए देखते हैं ऑप्शन, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी, ऐसा नहीं है, बच्चे बोर हो जाएंगे लंबे समय तक जारी नहीं रख सकते, छोटे बच्चे होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 2 है, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि स्कूल की आवश्यकता ही नहीं है। स्कूल में जाते हैं बच्चे, डिसिप्लिन से रहते हैं, उन्हें मैनर सिखाया जाता है। और ये थर्ड वाला जो होगा, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करते हैं, ये कुछ सही लग रहा है। जीवन सच्चा शिक्षक है, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो होगा थर्ड। देख रहे हैं ना निगेटिव वर्ड कैसे आ रहे हैं, देखिए लंबे समय तक, बच्चे को बोर थोड़ी करना है कि लंबे समय तक हम जारी रखेंगे। और सेकंड वाला देखिए, स्कूलों की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्कूलों की आवश्यकता नहीं है या परिवार की आवश्यकता नहीं है, वातावरण की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है, सारे मिलते हैं तब बच्चों का विकास होता है। ये ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें। एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ड, ये देख रहे हैं ना, सोशल एंड नेचुरल वर्ड ये रिफ्लेक्ट करता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। जो कोहलबर्ग का योगदान है वो किसे कहा जाता है, उनका योगदान क्या रहा, उनके कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था उसका शिक्षा में क्या योगदान रहा, ये पूछ रहा है।
चलिए देखते हैं उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, ये गलत है। विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं नहीं है इसमें। ये नैतिक तर्क और कार्रवाई, नैतिक परिपक्वता तो है लेकिन संज्ञानात्मक है उसके साथ, ये कार्रवाई नहीं है। उनका विश्वास, फोर्थ वाला देखते हैं, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। ऐसा नहीं है केवल नैतिक दार्शनिक होंगे, ये नैतिकवाद थोड़ी ना थे कोलबर्ग। ये नैतिक इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, ये ऑप्शन नंबर सही होगा। चलिए देखते हैं इंग्लिश वाले में। हिज थ्योरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरल मैच्योरिटी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संबंधित करता है। अब ये जो शब्द है ना, निकटवर्ती विकास, निकटवर्ती विकास वो होता है जिसमें हम कुछ सपोर्ट, बच्चे को सपोर्ट करें, अगर थोड़ा सा सहयोग दें तो बच्चा किसी काम, बच्चे को जैसे पहले किसी कोई काम दे दिए, इसके बाद बच्चे को उसमें हम हेल्प भी थोड़ा थोड़ा करवा रहे हैं तो वो बच्चा वो काम कर ले। लेकिन अगर हम हेल्प को हटा दें तो बच्चा वो काम ना कर पाए, मतलब वो विकास के समीप पहुंच चुका है, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हुआ है उसका। चलिए देखते हैं इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, ऐसा नहीं है, अधिकतम विकास नहीं हुआ रहता है बच्चे को, निकटवर्ती विकास के समीप है, वो अधिकतम कैसे हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत है, अधिकतम वाला नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला, ये वाला अधिकतम विकास नहीं है इसमें। चलिए देखते हैं सेकेंड वाला। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी, ये गलत है, बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेता। निकट अगर पूरी ही जिम्मेदारी ले लेता तो निकटवर्ती क्यों लगता है इसमें, पूरा नहीं होता, पूर्ण विकास नहीं देता। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकें, हाँ ये सही लग रहा है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के साथ, देख रहे हैं ना, ये तभी तो विकास के समीप है। बच्चे को अगर हम हेल्प करेंगे थोड़ा सा तो वो बच्चे कार्य को कर लेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए फोर्थ वाला भी देख लेते हैं समझने के लिए। उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, ऐसा नहीं होता है। अगर हम सहयोग वापस ले लेंगे, बोल रही थी ना, अगर सहयोग वापस ले लेंगे तो बच्चा, क्योंकि समीपवर्ती विकास हुआ है, पूर्ण विकास नहीं हुआ है, अगर सहयोग हम वापस ले लेंगे तो बच्चा सीख कर नहीं पाएगा उस काम को, इसलिए ये भी गलत है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें सहयोग करे और बच्चा उस काम को कर ले। चलिए देखते हैं, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व है। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा इसमें। स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करते हैं, ऐसा नहीं होता कि स्त्री लक्षण वाले सारे पुरुष हो जाएंगे, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। फिर है ऑप्शन नंबर 2 है, में आम तौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन, ये देख रहे हैं वर्ड समायोजन, ये होता है। चलिए देखते हैं और थर्ड वाले में दृढ़ और अहंकारी होने की, दृढ़ अहंकारी से उभयलिंगी से कोई ताल्लुकात ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 से देख लेते हैं समझ के लिए। समाज में प्रचलित रूढ़वादी लिंग भूमिकाओं का पालन करते हैं, ये भी नहीं है। ये जो शब्द आया प्रचलित रूढ़वादी वाला, ये भी नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 वाला। उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन हो जाता है, जैसे उसमें जो फीमेल और मेल वाले जो क्वालिटीज होंगे ना, दोनों एक ही में समायोजित हो जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बच्चे को छोड़कर, बच्चे है फिर ये खाली जगह है, को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, मतलब बच्चे किनके द्वारा मतलब लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, या चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स, जेंडर रोल्स, ठीक है, जो जेंडर होता है उस हिसाब से वो रोल्स को अपने प्ले करते हैं, रोल्स को अपने एक्सेप्ट करते हैं, किसके द्वारा, एक एक इसमें से ऑप्शन होगा जिसको छोड़ के बाकी सबके द्वारा करते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला है मीडिया, और दूसरा है मीडिया में तो होता ही है फीमेल मेल वाला, और सामाजिकरण में भी होता है, और तीसरा हमारा है संस्कृति में भी होता है। लेकिन ट्यूशन में हमें मेल फीमेल गर्ल बॉय ये सब नहीं करना है, ठीक है। इसमें वो बैठ के पढ़ेंगे, चाहे वो गर्ल हो, चाहे बॉय हो, मेल हो या फीमेल हो, बाकी सब में होता है, बाकी सब में वो रूल खुद एक्सेप्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से
एक यह है कि आलोचना मतलब कमी, ठीक है। मानकीकृत जो परीक्षण होते हैं उनमें कमी कौन सी है, जो उनमें ढेर सारी कमियां हैं, मान लीजिए उनमें से एक कमी कौन सी है। चलिए देखते हैं। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती होते हैं। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कोई फॉरेन लैंग्वेज आ गया है जिससे समझना मुश्किल होगा, ये गलत है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए, ऐसा नहीं है। परीक्षण बड़ी आबादी पर भी लागू किए जा सकते हैं, मानकीकृत जो परीक्षण है। वे फोर्थ वाला देख लेते हैं। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, नहीं तस्वीर तो देते हैं बच्चे की क्षमता की, ये भी गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब बच्चे की अलग अलग संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे इसलिए बच्चे जो होते हैं वो उनमें पक्षपाती वाला गुण आ जाता है। और मानकीकृत परीक्षण में मतलब उनके पक्षपाती वाले गुण को भी ये देख लेते हैं संस्कृत की वजह से। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है। एक अधिक जो बुद्धिमानी का सिद्धांत होता है वो क्या कहता है। एक अधिक मतलब तो समझ ही रहा होगा, एक से अधिक। एक से अधिक जो बुद्धिमानी का सिद्धांत होता है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि बुद्धि को ही ऐसा जादू आया तेजी से बढ़ा दी बुद्धि, ये गलत है, ठीक है। 14वां देखते हैं। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, ये कुछ कुछ सही लग रहा है। चलिए देखते हैं थर्ड वाला, सब देख लेते हैं ना तब बताएंगे कौन सा सही है। थर्ड वाला, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, ऐसा नहीं है, ये भी गलत है, ठीक है। प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, ये भी नहीं है। प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, ये भी गलत है। तो इसका जो सही मतलब वैसे अगर देखेंगे बच्चे के लिए तो ये सही होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है ना, तो एकाधिक बुद्धिमानी से संबंधित जो होगा उसको आंसर देना है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, देख रहे हैं ना, एकाधिक मतलब एक से अधिक, कई प्रकार की मतलब मैच कर रहा है ना, ये होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही होगा। इंटेलिजेंस कैन बी सेवरल काइंड्स, ये सही है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस जो कहता है वो इंटेलिजेंस कैन बी सेवरल काइंड्स। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। देख रहे हैं ये कितना ट्रिकी है। सीखने के लिए मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन मतलब इसमें क्या हमें दिख रहा है, इसमें हमें पर्पस दिख रहा है, पर्पस दिख रहा है। और इसमें इसमें हमें पर्पस दिख रहा है। और सीखने के मूल्यांकन, इसमें हमें जो है सीखने के मूल्यांकन, इसमें हमें एम दिख रहा है, इसमें पर्पस दिख रहा है। इसमें हमें जो है सीखने के मूल्यांकन मतलब जो हम सीखे हैं, इसमें रिजल्ट जैसे कैसे एग्जाम टाइप का दिख रहा है। जो हम सीखे हैं उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, लेकिन हम सीखने के लिए मूल्यांकन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट है, बच्चों की प्रगति उपलब्धि स्तर को जानने में। बच्चों की जो प्रगति होती है और उपलब्धि, देखिए सीखने के लिए मूल्यांकन, इससे क्या पता चलता है हमारी प्रगति कितनी हुई है, और सीखने के मूल्यांकन इससे पता चलता है उपलब्धि स्तर कितनी हुई है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये सही ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में तथा तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन, इसमें शिक्षण रणनीति कहाँ से आएगा, ये तो शिक्षण हो चुका, आप जो सीखे हैं हम उसका मूल्यांकन हो रहा है ना, तो शिक्षण रणनीति खत्म है, अब उसका ऑप्शन ही नहीं है। अगर मूल्यांकन की रणनीति होता तब वो आप सही हो सकता था। चलिए देखते हैं थर्ड वाला। आवधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने, ऐसा भी नहीं होता है। फिर है, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित, ये भी तो बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, चलिए देखते हैं जो इसका सही फर्स्ट वाला देखते हैं पहले। इसे भारत के शिक्षा के एक अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। थर्ड वाला देखते हैं, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। फोर्थ वाला देखते हैं, यह बच्चों को धीमे खराब बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। आपको पता है ये ऑप्शन क्यों सही होगा, ये देखिए ये सही है, ये सही है, ये सत्य होता है, लेकिन इसमें पूछा क्या गया ऑप्शन में नहीं है, नहीं है मतलब गलत वाला बताना है। इसमें इसमें से ये जो है, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया, ये बिल्कुल सही है। और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल है। अगर हम पढ़ाएंगे तो मूल्यांकन तो जरूरी ही है कि बच्चे की कितनी प्रगति हुई, क्या हो रहा है, इसको इसको जानना जरूरी होता है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, सही है। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा गलत वाला,
गलत वाला ही सही होगा। चलिए देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। यह बच्चों को धीमे, खराब, अगर बच्चों को कहीं भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि धीमे हो तुम, खराब हो, बुद्धिमान हो, ये सब नहीं करना है। बच्चे के ऊपर इसका गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा। चलिए देखते हैं, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें नहीं लगा है क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं, गलत वाला बताना है। बच्चे में प्रतिभाशीलता के कारण हो सकते हैं। बच्चे में जो प्रतिभाशीलता होती है उसका जो गिफ्टेडनेस बोलते हैं प्रतिभाशीलता को, ठीक है। और चलिए देखते हैं इसका क्या कारण होता है प्रतिभाशीलता का। 16वां है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं पहले। अनुमानसिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया है। एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या। ये गलत है। अनुशासित दिनचर्या, बच्चे को हमेशा अनुशासित ही नहीं रखना है। सफल माता पिता, जरूरी नहीं है कि अब बच्चे में अगर प्रतिभाशीलता है तो उनके माता पिता सक्सेस है। जरूरी थोड़ी है कि सक्सेस पेरेंट्स के बच्चे ही आगे चल के टैलेंटेड हों। और ये जो सेकंड वाला, एक संसाधन, संसाधन से भी बच्चे प्रतिभाशीलता नहीं आ सकती। संसाधन, केवल संसाधन से थोड़ी ना बच्चे समृद्ध मतलब प्रतिभाशीलता आएगी बच्चों में। इसमें दोनों चीज़ें होनी चाहिए, एक हेरिडिटी है और जो इन्वायरमेंट है, दोनों के बीच इंटरेक्शन होना चाहिए, तब होता है बच्चे में गिफ्टेडनेस। ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो होगा ए, एन इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट वाला सही होगा, ठीक है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों जरूरी है गिफ्टेडनेस के लिए, प्रतिभाशीलता के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो सामाजिक आर्थिक मतलब समाज से भी, और आर्थिक मतलब फाइनेंशियल रूप से भी, जिनको कमियां मिली हैं, हमेशा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। उनको क्या हमें सपोर्ट करना चाहिए, उनके लिए हमें कक्षा का जो माहौल है उसको कैसे रखना चाहिए, उन्हें उन्हें कैसे माहौल की आवश्यकता होती है, जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाए। ऐसे माहौल रखना चाहिए जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाए। और सेकंड वाला देखते हैं, उनके सांस्कृतिक भाषाई ज्ञान को महत्व देता है, उनका उपयोग करता है। और थर्ड वाला देखते हैं, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित, हतोत्साहित बिल्कुल नहीं बच्चे को करना है। भाषा चाहे जैसी भी हो उसे सुधारना है और एक्सेप्ट करना है। बच्चों को उनकी क्षमताओं की क्षमता देखे ना, ये अगर कैपेबिलिटी दे दिया, एबिलिटी दे दिया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, तुरंत गलत कर देना। अगर नहीं लेकिन पूछा, गलत वाला पूछा, तो वही सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान देना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत, देख रहे हैं दो दो निगेटिव वर्ड, वर्गीकृत भी नहीं करना, क्षमता भी, ये भी, इसलिए ये गलत है। उनकी भाषा को हतोत्साहित, ये भी नहीं करना है। उन्हें अच्छा व्यवहार जो सिखाता है, ये इनफ नहीं होगा। ये सही है लेकिन इनफ नहीं होगा ये। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। उन्हें सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है, ताकि उन्हें लगे कि हाँ, हमारी भी कोई वैल्यू है, हमें भी लोग ध्यान देते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चे के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षकों द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। उन्हें अतिरिक्त समय देकर, ऐसा नहीं है जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो सृजनात्मक बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, उनके लिए अतिरिक्त समय देना, ऐसा कुछ नहीं है। और बच्चों के ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ेगा इसका। उन्हें प्रति स्नेही होने के नाते, ऐसा भी नहीं है। फिर है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, ऐसा नहीं है कि अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी उन्हें दे दी, अब खुद बैठ गए। चलिए इसका जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षक द्वारा अनुकूलित प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। उनके उनके जो अनुकूल हो उस काम को करना चाहिए और प्रेरणा देनी चाहिए उन्हें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। अति संवेदनशील जो बच्चे होते हैं उनको हाइपर एक्टिव बोलते हैं, जो एक्टिव ज़्यादा होते हैं, हाइपर एक्टिव। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। समझे, गलत वाला लफ्ज़ देना, जो तरीका उपयुक्त नहीं है। इस बात को ध्यान देना हमेशा पेपर देते टाइम। चलिए देखते हैं, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, एक कार्य को, ये गलत है। फिर अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, ये भी गलत है, क्योंकि संवेदनशीलता है तो उससे भावना से कुछ हो सकता है बस। फिर है मतलब ये नहीं दिया ना, ये सही है इसलिए इसके लिए ये गलत है, बाकी वैसे सही है। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश करके, ये भी सही है इसलिए गलत है, क्योंकि नहीं पूछा गया, गलत वाला बताना हमें। बेचैन होने पर उन्हें अक्सर फटकार लगाना चाहिए, मतलब हमें जो नहीं करना वही आंसर देना है। तो ये ऑप्शन नंबर जो फोर्थ होगा गलत है, हमें उन्हें फटकारना नहीं है, उन्हें हमें प्रेम से, होता नहीं, प्रेम से डील करना है। चलिए देखते हैं, ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ये गलत है इसलिए ये नहीं पूछा गया ना, गलत वाला आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 4।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो जो अलग अलग सोच वाले जो पैटर्न होते हैं वो किन बच्चों की पहचान करते हैं। चलिए देखते हैं। विकलांग हैं, ऐसा नहीं है। दो डिसलेक्सिक हैं, डिसलेक्सिक उन्हें बोलते हैं जिन्हें पढ़ने में दिक्कत हो। किस में दिक्कत हो? पढ़ने में दिक्कत हो, ठीक है। उन्हें बोलेंगे डिसलेक्सिक, जिन्हें पढ़ने में दिक्कत हो। और सृजनात्मक उन्हें बोलेंगे पढ़ने में, रीड में जिन्हें दिक्कत हो। और सृजनात्मक उसे बोलेंगे जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं, प्रत्यास्थी। इनका इसमें से जो आंसर होगा, अलग अलग सोच वाले बोल रहे हैं ना, तो अलग अलग सोच मतलब कि क्रिएटिव माइंड जो होगा अलग अलग सोच वाला, वो सृजनात्मक बच्चे का होता है। जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो अलग अलग टाइप से सोचते रहते हैं, इसलिए इसका आंसर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, सृजनात्मक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं करता? देख रहे हैं, नहीं करता, इसमें भी गलत वाला ही आंसर देना है। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं करता? जो टीचर है इसमें वो समस्या को हल कर रहा है और जो उसका तरीका है उसका वर्णन नहीं करता, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। पहली बात तो क्वेश्चन समझना होता है, उसे एक बार दो बार पढ़ के उसमें समझिए कि पूछ क्या रहा है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, ये नहीं पूछ रहा, गलत वाला। ये तो सही है। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, बिल्कुल। जब गलती हो रही है तो उसे एक्सेप्ट करिए और सुधारिए। ये नहीं कि शर्म के मारे गलती हो रही है तो उसको एक्सेप्ट ही ना करिए, गलत ही पढ़ाते जाइए। चलिए देखते हैं थर्ड वाला। सोच विचार परीक्षण विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, ये भी सही है। सोच भी चाहिए, विचार भी चाहिए, परीक्षण विभिन्न उत्तरों, ये भी सही है। सही और नहीं पूछ रहा है इसलिए सही वाला आंसर नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। इसका जो सही आंसर है वो है 4 वाला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? इसमें से पूछ रहा है संवेग कौन सा है। स्मृति, स्मृति क्या संवेग है? डर, ध्यान, उत्तेजना, ये तो हम जान के लगाते, जोर दे के लगाते, लेकिन जो अपने आप शरीर में आ जाए वो संवेग होता है। ये होता, इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो होगा फियर, डर। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। बच्चा आया और बता रहा है कि दूध बूथ पर मशीन द्वारा दूध बन रहा है। आप कैसे रिएक्ट करेंगे? चलिए देखते हैं। कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है, प्रदान करता है? मतलब बच्चे की समझ कैसी है जो आके बता रहा है कि दूध बूथ पर एक मशीन के द्वारा दूध का उत्पादन होता है। चलिए देखते हैं। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है, ये गलत है। बहुत सीमित वाला ये गलत है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा, ऐसा नहीं है कि बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। अगर बच्चे ने गाय को देखा नहीं होता तो उसने वो ये हाईलाइट क्यों करता है कि दूध बूथ पर जो दूध बन रहा है वो मशीन के द्वारा बन रहा है। बच्चे को तो ये पता है ना कि गाय के द्वारा दूध मिलता है तो मशीन के द्वारा बन रहा है, इसीलिए तो वो सरप्राइज हो रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला, 4 वाला। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, ये इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पे, हाँ वो जो फील कर रहा है वहाँ पे वही तो आके बता रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जो शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है वो है, चलिए देखते हैं। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है अनुशासन को बनाए रखना। केवल अनुशासन, डिसिप्लिन मेंटेन रखना ये इनफ नहीं है, ठीक है। यही नहीं केवल काम है शिक्षक का। फिर है, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। जरूरी नहीं निर्धारित पाठ्य पुस्तक ही हो, हम अलग अलग एक्टिविटीज़ के द्वारा भी बच्चे को सिखाते हैं ना, केवल पाठ्य पुस्तक थोड़ी यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ दोहराने की पर्याप्त समय देना। ऐसा नहीं है कि हम मशीन की तरह बस पाठ्यक्रम पूरा करवाए और दोहराते रहे, फिर पाठ्यक्रम पूरा करवाए फिर दोहराते रहे, ये नहीं है। चलिए देखते हैं। हमें एक्टिविटीज़ भी करवानी है, साथ में ध्यान देना है कि बच्चे छोटे हैं। चलिए देखते हैं 4 वाला, आराम के लिए जगह बनाना। हाँ बच्चों को आराम भी ज़रूरी है, जहाँ बच्चे संवाद, ये देख रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। संवाद, पूछताछ, बच्चे जितना ही इधर उधर संवाद करेंगे, पूछताछ करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे तो उनकी संस्कृति को सीखेंगे, उनके कल्चर को सीखेंगे, उनकी भाषा को सीखेंगे।
और एक्टिविटीज़ उनमें जो है आएंगी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो होगा 4th वाला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? जो समृद्ध शिक्षा होगी, जिससे शिक्षा अच्छी हो, उसके लिए जो क्लासरूम है वो कैसा होना चाहिए? चलिए देखते हैं। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चे की पहुंच से परे, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है बच्चे उसे छू के देखना चाहते हो, करके देखना चाहते हो कुछ, तो ऐसा थोड़ी है कि बच्चे हर चीज़ बच्चे के पहुंच से परे होना चाहिए। बच्चे जब कोई भी चीज़ हो, बच्चे तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, देखेंगे, तभी तो समझ पाएंगे कैसे क्या है, कैसे बना है ये। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सके। चलिए थर्ड वाला देखते हैं। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुफ्त खोल दिया जाए। ऐसा नहीं है सप्ताह में एक बार मुफ्त खोल दिया जाए, जरूरी थोड़ी है हर बच्चे का मन सप्ताह में एक ही दिन हो। बच्चे का अलग अलग मन होता है ना, डेली अवेलेबल करवाओ। चलिए देखते हैं। पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संचरित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। इसमें देखो केवल पाठ्यपुस्तक सामग्री, ये सब टीचिंग लर्निंग मटेरियल ही इसमें के तौर पे, वो भी केवल नोटबुक वगैरह ऐड किया है, इसलिए ये गलत है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां हो। देखो इसमें गतिविधियां भी हैं प्लस खुली भी हैं, बाल साहित्य भी हैं, बच्चे हैं इसलिए बाल साहित्य जरूरी है, और किसी भी समय प्राप्त कर सके। हाँ, ये जरूरी है, किसी भी समय प्राप्त कर सके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? मतलब पाठ्यपुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा जो वर्णन करता है, चलिए देखते हैं कौन सा है। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। इसमें नोटबुक की जो नोटबुक का जो रोल होता है ना क्लासरूम में, वो बताना है हमें। देखिए रोल ऑफ नोटबुक जो कि बता रहे हैं। हाँ ये देखिए, इसमें क्या बताना है हमें, रोल ऑफ नोटबुक, देख रहे हैं ना, रोल ऑफ नोटबुक इन द क्लासरूम। क्लासरूम में जो टेक्स्ट बुक का क्लासरूम में रोल होता है वो हमें बताना है। चलिए देखते हैं। अच्छा, वो भी रोल जो होता है वो बताना है। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। ऐसा नहीं है, एक राज्य एक राष्ट्र के लिए नहीं बनता, वो सारे बच्चों को ध्यान में रख के बनता है। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। वे संसाधन रहित, ये थोड़ी है संसाधन युक्त है, रहित कहाँ से है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है, सही है। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसमें से टेक्स्ट बुक एक है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 27 वाला जो है वो है राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क, एनसीएफ 2005 वाला जो आया था उसी के बारे में पूछ रहा है। ने अपनी समझ किससे प्राप्त की? मानवतावाद से, केवल मानवतावाद से नहीं प्राप्त की है, व्यवहारवाद से ये भी नहीं है, संज्ञानात्मक सिद्धांत से ये भी नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, रचनावाद से, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसमें ये होगा कॉन्स्ट्रक्टिज्म। नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है, मतलब बच्चे हमें कब लगेंगे कि जो बच्चे हैं वो मोटिवेटेड हैं? देखिए, चिल्ड्रन इन ए क्लासरूम कैन बी कंसिडर्ड टू बी मोटिवेटेड। वो कब मोटिवेटेड हमें महसूस होंगे? जब वे अच्छी तरह से वर्दी पहन के, केवल वर्दी पहन के अच्छी तरह से आ जाना, इससे मोटिवेशन का नहीं कुछ खास लेना देना है। चलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हुए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, ये थोड़ी है। कक्षा में अनुशासन बच्चे बनाए रखे हैं तो वो मोटिवेटेड है। वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, ये भी नहीं है। जरूरी नहीं है बच्चा डेली आ रहा है तो मोटिवेटेड है वो। वे वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, ये सही है। वो जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, तभी तो प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब वो मोटिवेटेड है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है? जो अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है, मतलब उनको उनको जो उनका जो टीचिंग प्रोसेस हो रहा है, लर्निंग प्रोसेस हो रहा है, उसमें इम्प्रूव क्या करना चाहिए? इम्प्रूव करने के लिए कौन सा सबसे सूटेबल है? देख रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग, टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग, चिल्ड्रंस के लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए सबसे सूटेबल मटेरियल क्या है सबसे? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है
नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है केवल मूल्यांकन से होगा। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। ये अधिगम में सुधार है, इसको ध्यान दिए रहना। कक्षा में सभी प्रकार की सामग्री होनी चाहिए। केवल सामग्री होने से बच्चे की पढ़ाई नहीं होती है, उसका यूज़ भी करना पड़ता है। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर रियलिटी अगर कहीं बात की जाए ना, रियल लाइफ़ की, रियलिटी की, प्रयोग की, तो वो सब ऑप्शन सही होते हैं। चलिए देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। शिक्षक को वास्तविक जीवन की स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। देखिए, अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, तो हमें ऑप्शन तो सब सही लगता है, हम कंफ्यूज हो जाते कौन सा लगाएं। लेकिन उसमें से जो ज़्यादा रिलेवेंट होता है, हमें वही ऑप्शन लगाना होता है। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ये ऑप्शन नंबर 4 वाला। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बात करने का भी मौका मिल रहा है, मदद करनी चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? अनुशासन, डिसिप्लिन की बात की गई है। डिसिप्लिन विच हैज़ ए सिग्निफिकेंट रोल इन ए लर्निंग इन्वायरमेंट इज द काइंड ऑफ विच हेल्प्स। अनुशासन किस प्रकार से हेल्प करता है अधिगम वातावरण में, ठीक है। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में, चुप्पी साधे रहने में, ये थोड़ी है कि गलत है। शिक्षकों को निर्देश देने में, ये भी गलत है। शिक्षक के अनुशासन इसीलिए बन गया केवल शिक्षक दिन भर निर्देश ही देते रहे हैं, ये गलत है। बच्चों को उनके पाठ रट कर, ये सब देख रहे हैं जो निगेटिव पॉइंट होते हैं, जो अच्छे नहीं लगे ना, वो उनको जो है काट दिया करिए। एलिमिनेट करेंगे तो अपने आप सही आंसर निकल आएगा, ठीक है। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर फर्स्ट, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में। चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर दियर ओन लर्निंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। और अगर आप सभी को ये कंटेंट अच्छा लगे, पसंद आए, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आप सब अगर कहेंगे तो मैं मैथ वाला और ये इन्वायरमेंट वाला, हिंदी वाला सब लेके आऊँगी। और रहेगी बात, अगर आपके जो कॉन्सेप्ट हैं इन क्वेश्चन के माध्यम से आप करेंगे ना, तो क्वेश्चन में जो मैं समझाती हूँ इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी बिल्ड होगा, कॉन्सेप्ट भी इससे कवर होगा। इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, अगर आप करते रहेंगे तो पास हो जाएंगे निश्चित ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।